सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की अमेंडमेंट को लेकर और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर सुनवाई बैक टू बैक जो है वो अगस्त 2 से शुरू होने वाली है। साथ ही में जो 5 जजेस का बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाला है, उन्होंने जुलाई 27 तक का समय दिया है पिटिशनर्स को भी और सरकार को भी कि आप अपने अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दें। इसी के साथ साथ जो बताया जा रहा है कि जो 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जिसे हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इसके अलावा इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत है जो इस पिटिशन की हेयरिंग करेगा। और इसमें भी ये कहा गया है कि जो एफिडेविट केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने फाइल किया जिसमें ये बताया कि अगस्त 5, 2019 के बाद क्या क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में आए हैं, क्या कुछ जम्मू कश्मीर में बदला है, उसका इस हियरिंग पर कोई बेरिंग नहीं होगा क्योंकि ये मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसपे सुनवाई होनी है, जिसपे डिसीजन आना है। इसी पर उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री जब रही हैं जम्मू कश्मीर की, उनके भी बयान आ चुके हैं इसी जो एफिडेविट केंद्र सरकार ने फाइल की उसको लेकर भी, और साथ ही में ये जो सुनवाई है बैक टू बैक होने वाली है उसको लेकर भी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी है। जुनैद सर, कैसे देखते हैं इस बात को कि ये जो हियरिंग अब तो बैक टू बैक होने वाली है, 2019 का मैटर अब 2023 में सुना जाने वाला है और जिस तरीके से लग रहा है कि बैक टू बैक हियरिंग का मतलब ये कि जल्द हो सकता है फैसला है। जहां तक अगस्त 2 से क्या होगा, बैक टू बैक हियरिंग का मतलब ये होगा कि कोर्ट दोनों पक्षों को रोज सुनेगी और अगर रोज सुनने का सिलसिला रहा तो लगभग आप यूं समझ लीजिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर के मिड में कहीं पर जो है फैसला सुरक्षित हो जाएगा और उसके बाद फैसला आ जाएगा। फैसला भी आ सकता है, दोनों चीजें संभव हैं, डिपेंड करेगा आप कोर्ट इसको आगे कैसे लेकर जाता है। अब सारी नजर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है और सुनवाई जो शुरू होती है, सुनवाई के शुरू होने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। जाहिर सी बात है आर्गुमेंट्स तो दोनों तरफ से लोग अपने पेश करेंगे। फिलहाल सभी डॉक्यूमेंट्स जो फिलहाल तो रिटर्न जितना भी मटेरियल इनके पास है, क्योंकि ऑलरेडी केंद्र सरकार ने 2 एफिडेविट फाइल किए। पहले का एफिडेविट फाइल किया था, अब ये दूसरा एफिडेविट फाइल किया है। उन्होंने बता दिया कि भाई हमारा आर्टिकल 370 की को लेकर मत क्या है वो साफ डिटेल आपसे जानना चाहूंगी कि जो एफिडेविट फाइल किए गए थे, जो रिसेंट एफिडेविट है उसके बारे में तो लोगों में चर्चा भी हुई, बात भी हुई कि अगस्त 5, 2019 के बाद क्या क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में है वो मेंशन किया गया उस एफिडेविट में। जो पिछली एफिडेविट थी उसमें क्या कुछ डिटेल्स थी, जरा शेयर करें। देखिए, जहां तक पहला एफिडेविट है उसकी कॉपी मेरे पास है। ये फाइल की गई इन द मैटर ऑफ मोहम्मद अकबर लोन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है और इसको फाइल किया गया। इसमें बेसिकली अगर मैं एनेक्शर्स की बात करूं तो इसमें लगभग 25 के करीब एनेक्शर लगे हुए हैं। 25 एनेक्शर्स में अगर हम बात करें तो इसमें काउंटर एफिडेविट है और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स इशू किए गए 3/8/2019 तक, उसके बाद प्रोक्लेमेशन जो गवर्नर ने इशू किया 20 जून 2018 को, उसके अलावा गवर्नर का एक ऑर्डर है 21 नवंबर 2018 का, फिर एक प्रोक्लेमेशन जो इशू किया गया 19/12/2018 को। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से तमाम कागजात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, जिसके जरिए उन्होंने ये बताया है कि अनुच्छेद 370 को आर्टिकल 370 को जो अमेंड किया गया वो किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब ड्यू प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया उसकी डिटेल शेयर की गई है इस एफिडेविट। बिल्कुल, ड्यू प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया उसकी डिटेल शेयर की गई है और इसी एफिडेविट से ये पता चलता है कि अब डॉक्टर शाह फैसल ने जो अपनी पिटीशन विड्रॉ की है, उनकी पिटीशन विड्रॉ होने के बाद भी अगर मैं टोटल नंबर आपको बताऊं तो लगभग आप यूं समझ लीजिए 26 के करीब 26-27 के करीब पिटीशंस हैं, जिन पिटीशंस की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने के बाद फैसला होना है। बट ये जो लोगों के बीच में अभी चल रहा है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कल रिएक्ट किया कि जी जो एफिडेविट फाइल किया है गया है कोर्ट में, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये क्या कहते हैं हम तो और ये भी एक बात बिल्कुल सही है कि जहां तक तमाम जम्मू पिटिशनर्स का ताल्लुक है, जितने भी पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, सभी पिटिशनर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने चैलेंज क्या किया है सारे पिटिशनर्स ने। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं पहली बात करूं, डॉक्टर शाह फैसल ने विड्रॉ किया, शुएब कुरैशी हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एन एप्रोप्रिएट डीड डायरेक्शन ऑर्डर डिक्लेयरिंग दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 19/12/2018 एंड ऑर्डर
dated 19/12/2018 as unconstitutional, void and inoperative, and as such the president ought not to have acted in the same. तो जाहिर सी बात है ये भी संवैधानिक सवाल है। उसके बाद रिट ऑफ मैंडेमस जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने फाइल की है। उन्होंने भी दिसंबर 19 2018 में जो प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट रूल की जम्मू कश्मीर में इशू की गई थी और उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल के बाद 3 जुलाई 2019 को आर्टिकल 14, 19, 21 विद आर्टिकल 356 उसको लेकर बात की है। उसके बाद अगर हम बात करें मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने रिट ऑफ मैंडेमस के लिए कहा है कि आप डिक्लेयर करें कि जो इम्प्यूट कंकरेंस ऑफ द स्टेट इज पर्सनल एडवाइस ऑफ मिस्टर सत्यपाल मलिक। अब इसमें देखिए चीजें आपको यहां से पता चलती हैं जो बहुत एलिमेंट को जो है वो क्वेश्चन किया गया। एलिमेंट ये देखिए ना, प्रेसिडेंट रूल क्यों एक्सटेंड किया गया, वो लीगल था या नहीं था, सत्यपाल मलिक किस तरीके से कंसेंट दे सकते हैं, वो लीगल था या नहीं था, वो सारी चीजें एक एक चीज। अब देखिए कंकरेंस ऑफ द स्टेट ये कह रहे हैं, अब इसको समझने की जरूरत है पल्लवी जी। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा कि रिट ऑफ मैंडेमस आप दे दें declaring that impugned concurrence of the state is personal advice of Mr. Satyapal Malik, at present governor of the state of Jammu, and it is ultra virus to the constitution of Jammu and Kashmir and cannot be used as concurrence of the state for issuing any। यानी इन्होंने ये कहा कि सत्यपाल मलिक ने concurrence दिया है। देखिए आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसका मतलब हर एक चीज कोर्ट को बताई जा रही है कि जनाब concurrence दी है, किसने दी है, सत्यपाल मलिक। कौन थे वो उस वक्त, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उसके बाद एक जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पिटिशन है, उसमें उन्होंने कहा है इन्होंने रिट के बारे में बात की कि सेटिंग असाइड द कंकरेंस गिवन बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2 स्टेट एनलेबलिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये भी उसको भी उन्होंने चैलेंज किया कि जो कंकरेंस थी। उसके बाद मनोहर लाल शर्मा की एक और पिटिशन है जिसमें उन्होंने एडवाइस रिकमेंडेशन जो गवर्नर की है विदाउट हैविंग एडवाइस इन कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी ना तो आप का चीफ मिनिस्टर था ना कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उसके बावजूद आपने एडवाइस दी प्रेसिडेंट रूल के लिए, उसको आप इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करें। इसी तरीके से अगर आप इन सारे पिटिशंस को देखेंगे तो सभी पिटिशंस में संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं, संविधान को लेकर सवाल उठाए गए हैं और एक एक चीज को चैलेंज किया गया है कि आपने प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड किया, क्यों किया, सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से आपको कंकरेंस दी, क्यों दी, क्या वो संवैधानिक है या नहीं है, अधिकार क्षेत्र में उनके था या नहीं था, ये सवाल उठाए गए हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जो आए उनको लेकर कहा गया है कि 6 अगस्त। अब ये देखिए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ही एक और है, रिट ऑफ नेचर ऑफ मैंडेमस और एनी अदर रिट ऑर्डर आर डायरेक्टिंग डिक्लेयरिंग दैट द डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड सीओ नंबर 273 डेटेड अगस्त 6 2019 अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ द रेड विद आर्टिकल 370, 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर आप सारी चीज, उसके बाद इन्होंने किस किस चीज को चैलेंज किया है, एक चैलेंज किया गया है सबसे पहले ऑर्डर डेटेड 5 अगस्त 2019, उससे पहले कंकरेंस को भी चैलेंज किया गया है। उसके प्रेसिडेंशियल रूल एक्सटेंड, पहले प्रेसिडेंशियल रूल को किया गया, फिर कंकरेंस को किया गया है, फिर उसके बाद 5/8/2019 के ऑर्डर को किया गया है। उसके बाद जाकर चैलेंज किया गया है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को चैलेंज किया गया है और उसके अलावा और भी कुछ कुछ पिटीशंस इसमें फाइल की गई हैं। अब ये इसका मतलब हो गया कि सारे जितने भी चीजें हैं, जो भी कुछ प्रकरण हुआ, और अब आप एक चीज और देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप 2018 के ऑर्डर्स को चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिक बाय ब्रिक आर्टिकल 370 को हटाने जा रही थी और ब्रिक बाय ब्रिक की सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो रहा है, कंकरेंस मिल रही है, आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालते हैं, फिर आप रेजोल्यूशन पास करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना प्रेसिडेंट के रूल को जब आप एक्सटेंड करते हैं तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में। वो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि जब हम रेजोल्यूशन पास करते हैं क्या कोई रेजिस्टेंस है, तो आपको दिखता है कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो चलो आगे बढ़ो। आप, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा मेटिकुलसली इस सारी एक्सरसाइज को किया है। उसके बाद जब आप जो प्रिलिमिनरी सबमिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहला एफिडेविट दी है, उस एफिडेविट को जब मैं पढ़ता हूं तो उसमें यह पता चलता है कि सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर कहा है कि इसको ऑपरेट कैसे किया जा सकता है, किस किस समय में कैसे कैसे आर्टिकल 370 को ऑपरेट किया गया। फिर वो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि जी 26/1/1950 को आपने किया, फिर उसको सुपरसीड किया और एक और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में पास किया।
फिर यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि जो पावर है अंडर आर्टिकल 373 संविधान के, इसको 1953 में 2 में भी एक्सरसाइज किया गया। और आप एग्जाम्पल देखिए कितनी आम, जब आप असेंबली में, कभी आपको तो मौका नहीं मिला, आप जब से पत्रकारिता में हैं तो हमारे असेंबली नहीं है, ठीक है, तो अब शायद जब होगी तब भी आप नहीं होंगी। तो जिन्हें असेंबली जाने का मौका मिला, सुरेंद्र सागर जी हैं, बड़े छोटे छोटे बिल आते हैं असेंबली में, छोटा सा बिल लेकर आता है, उस बिल पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता और लोग कहते हैं भाई पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, यानी वो बिल आसानी से पास हो जाते हैं। इसी तरीके से एक बिल लाया गया, जिस बिल में आपने क्या किया, आपने महाराजा कहा जाता था जम्मू कश्मीर में, महाराजा हरि सिंह के परिवार को, महाराजा गुलाब सिंह के परिवार के साथ महाराजा का टाइटल लगता था, इस टाइटल को आपने हटाना था। इस तक की एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें दी हुई है। क्या कह रहे हैं कि आपने जो ताकतें आपको आर्टिकल 373 में मिली हैं संविधान के, आपने उसका इस्तेमाल 1952 में किया और आपने उससे मॉडिफाई क्या किया कि जो महाराजा का रेफरेंस था आर्टिकल 371B की एक्सप्लेनेशन में, और आपने ये कहा कि जनाब आज से आपने इसको महाराजा नहीं पढ़ना है, अब आप इसको सदर रियासत पढ़ेंगे ऑफ द एरस्टाइल स्टेट। उसके बाद आगे ये कहते हैं कि उसका डिक्लेरेशन बाद में राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन पर इशू किया, वो उस समय एग्जिस्टेंस में थी, ठीक है, एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 373। और उसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी कि महाराजा तब तक जो है सीज हो गए थे, महाराजा एग्जिस्ट नहीं करते थे, और उन्हें सदर रियासत यानी प्रेसिडेंट ऑफ J&K से रिप्लेस कर दिया गया था। उसके बाद एफिडेविट में और डिटेल दी गई है और यह बताया गया है कि आर्टिकल 370 का इस्तेमाल जो है, आर्टिकल 370 का जो ताल्लुक है और एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस जो बाकी प्रोविजंस में भारत के संविधान में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के जरिए 371D के तहत की गई हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इससे जम्मू कश्मीर का मुकम्मल तौर पर विलय भारत के साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अलगाववादी आतंकवादियों की विचारधारा यहां आग परवान चढ़ती रही। फिर उसके बाद उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि फिर हमने फैसला ये ले लिया कि राष्ट्रहित में यही होगा कि हम एग्जिस्टिंग रिजीम जो अंडर आर्टिकल 370 में है उसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे। और यह भी फैसला लिया गया कि सारे का सारा भारत का संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने आगे डिटेल दी है कि 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति, और बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन किया है कि भारत के राष्ट्रपति ने एक कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 वही आर्टिकल 371D का इस्तेमाल करते हुए जो पावर्स उनके पास थी उनका इस्तेमाल किया और उन्होंने वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर इशू किया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 2019 का है उसको सुपरसीड किया 2019 का है, एफोरमेंशन्ड अर्लियर सुपरसीडेड द एफोरमेंशन्ड अर्लियर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को इसने सुपरसीड किया। तो मतलब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना केस बिल्कुल पुख्ता करके रख दिया है कि भाई इससे पहले भी जिस कानून का इस्तेमाल किया जाता था अमेंडमेंट करने के लिए उसी कानून का इस्तेमाल किया गया है। आर्टिकल 370 को भी अमेंड करने के लिए ये केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दूसरी एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट की है, वो ये इन्होंने किया है कि क्यों हमने आर्टिकल 370 को क्या कहते हैं अमेंड किया, क्यों हमने ये अमेंडमेंट की। उसके बाद उन्होंने उसकी डिटेल भी उसमें दी हुई है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बारे में भी उन्होंने बताया है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यसभा को लेकर कहा है कि किस तरीके से वहां पर हमने बिल लाया और कहा कि भाई वहां तो सर्वसम्मति के साथ हमारा पास हुआ, फिर लोकसभा से पारित हुआ। 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है कि संवैधानिक तौर पर उनके पास एक ताकत है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने ये कहा है कि जस्टिफिकेशन, एफिकेसी, डिजायरेबिलिटी और विजडम इस डिसीजन की, यानी महामहिम राष्ट्रपति ने जो फैसला लिया है और जिस फैसले को सर्वसम्मति के साथ पार्लियामेंट ने, लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया है, उसकी
जस्टिफिकेशन को, एफिकेसी को, डिजायरेबिलिटी को और विजडम को सवाल नहीं, आप उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। आप ये भी जानती होंगी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बोले जाने वाले शब्द, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज को लेके कुछ बोले, आप हाई कोर्ट की आलोचना करें, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कामकाज की आलोचना करें, आपको पता होना चाहिए कि उस पर किसी किस्म का कोई भी मुकदमा आपके ऊपर नहीं बन सकता। यानी मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर हम कोई भी मामला जो कोर्ट के पास विचाराधीन है उसके ऊपर अपना कोई विचार रखते हैं तो हम कंटेम्प्ट हो जाएगी हमारे ऊपर, हमको बुलाया जाएगा कि आ जाइए भाई साहब आपने कैसे किया ऐसे, क्योंकि मामला सब जुडिस है। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये वो पटल हैं, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन इंस्टीट्यूशंस में आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल खड़ा कर दें, आपके साथ मतलब आपके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं बनती। आपको याद होगा तृणमूल कांग्रेस की महुआ मित्रा, आप जानती होंगी, उनने कटाक्ष किया था पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तरुण गोगोई के ऊपर, रंजन गोगोई के ऊपर, लेकिन उन्होंने ठीक ठाक बोला उनके खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बना। तो इसी तरीके से इन्होंने ये कहा है, ऑनरेबल कोर्ट का जहां तक ताल्लुक है उसको लेकर ये कहा है कि भाई ये फैसला जो 370 को लेकर है ये हमारा नहीं है, ये भारत सरकार का फैसला नहीं है, इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो अलग चीजें हो गई। भारत सरकार ने फैसला लिया हम रीऑर्गेनाइजेशन का बिल लाएंगे, लेकिन उस बिल को सर्वसम्मति के साथ पास किया पहले राज्यसभा ने, बाद में सर्वसम्मति के साथ पास किया लोकसभा ने, और राज्यसभा में भी माफ कीजिएगा, कांग्रेस के लोगों ने भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समर्थन नहीं दिया, वरना वो बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अभी शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस के कई सारे मेंबर पार्लियामेंटों ने समर्थन किया। तो इसका मतलब जब कोई बिल आप पार्लियामेंट में लाते हैं, होता वो सरकार का बिल है, लेकिन अगर पारित करते समय विपक्ष भी उसका के साथ आ गया तो इसका मतलब यह होगा कि सर्वसम्मति के साथ दोनों राज्यसभा और लोकसभा से वो बिल पारित हुआ है। तो बिल पारित हुआ तो किसका बिल पारित हुआ? सरकार का नहीं, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई आप विजडम को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी प्ली रखी है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज इज टू बी लिमिटेड टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्लीडिंग्स ऑफ द पिटिशनर विद रिगार्ड टू द रैशनैलिटी ऑफ द विजडम ऑफ द इम्प्यूग्न्ड डिसीजन लेजिस्लेटिव मेजर आर टू बी रिजेक्टेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर आज प्रोफेसर हरिओम ने भी कुछ कहा है। वो कह रहे हैं कि जो संवैधानिक जो चैलेंज है, जो संवैधानिक चैलेंज है, वो संविधान के अनुच्छेद 3 पार्ट 3 तक जो है महदूद होनी चाहिए। और जो प्लीडिंग्स हैं पिटिशनर्स की, पिटिशनर क्या कह रहे हैं, वो आगे कह रहे हैं, वो रैशनैलिटी ऑफ द विजडम ऑफ द इम्प्यूग्न्ड डिसीजन लेजिस्लेटिव मेजर, वो क्वेश्चन किसे कर रहे हैं कि जो कलेक्टिव विजडम है किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की। यानी आप ये इस तरीके से हो गया कि भाई आप तो मतलब कमाल है, आप लोकसभा और राज्यसभा के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। इतना बड़ा समूह है, इतना बड़ा भारत देश है, और इसके मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने सर्वसम्मति के साथ उस बिल को पारित किया, आप कह रहे हैं कि वो उनको सोच समझ नहीं है, उनको संविधान की पकड़ नहीं है, उनको संविधान के बारे में जानते नहीं है, ये कहने की कहा गया है इसमें। उसके बाद आगे उसमें यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, वो चैप्टर 11 है संविधान का, वो इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी है, ट्रांजिशनल है, एंड स्पेशल प्रोविजंस इन रिलेशन टू सर्टेन स्टेट्स। अब ये कहते हैं, इन्होंने ये बार बार प्ली दी, अमित शाह बार बार कह रहे थे क्या, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में टेम्परेरी है और ट्रांजिशनल है, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल, आप इसके अंदर परिवर्तन करते रहे हैं और किया है। यानी 1952 में 53 में आपका प्रधानमंत्री होता था यहां पर, ठीक है, उसके बाद संविधान के अंदर आप बदलाव करते गए और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली मोहर लगाती गई, हर चीज पे ठप्पा लगाती गई, वहां होता गया, यहां ठप्पा लगाते गए आप। तो आप ठप्पा लगाए ना आपने हर एक चीज के ऊपर, तो आपने क्या किया, इसका मतलब आप आर्टिकल 370 के अंदर जो जम्मू कश्मीर को लेकर प्रोविजंस थे जो स्पेशल थे टू जम्मू एंड कश्मीर, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हुए हैं कांग्रेस के कालखंड में, हो गया।
उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि ये टेम्परेरी भी थे, ट्रांजिशनल भी थे। लेकिन आगे क्या कहते हैं, एंड स्पेशल प्रोविजंस इन रिलेशन टू सर्टन, और कुछ स्पेशल प्रोविजंस है कुछ स्टेट्स के लिए, नाम लिया। स्पेशल प्रोविजन है 371A टू 371J। अब उसको लेकर भी आपने सुना होगा पिछले दिनों ये कहा गया कि भाई आर्टिकल 370 जिस तरीके से हमारे पास है तो वैसे ही तो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटका में 371A है, 371J है। अब जाहिर सी बात है ये भी कोर्ट के सामने आएगा कि भाई देखिए एक तरफ जम्मू कश्मीर, स्पेशल प्रोविजंस को नहीं छेड़ा गया, जेएंडके के ही हाँ, स्पेशल प्रोविजन को क्यों? ये इसी तरीके से होगा जैसे आप किसी वक्त ये कहें कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं तो बाकी किसी को तो कह नहीं रहे, तो भाई ये तो आप सिर्फ मुसलमानों के लिए ला रहे हैं, ये बात इसी तरीके से होगी ना। तो इसी तरीके से यहां क्या कहा गया कि भाई 370 को तो आपने हटा दिया, लेकिन गुजरात में 371A लगा हुआ, वो उसको तो नहीं हटाते आप। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, इसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये स्पेशल प्रोविजन जरूर है 371A से लेकर 371J तक, जो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और कर्नाटका पर एप्लीकेबल हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, लेकिन एंटायरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दीज स्टेट्स। लेकिन भारत का संविधान पूरा पूरा इन सारे राज्यों पर लागू होता है। यानी बात खत्म कर दी। आपने कहा ठीक है भाई, हमने वहां के कस्टम को ध्यान में रखते हुए, उन लोगों के खान पान को ध्यान में रखते हुए, उन लोगों के कुछ खास रिवाजों को ध्यान में रखते हुए हमने संविधान के अंदर उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दी कि भाई चलिए आपको थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन दे देते हैं, इसके तहत आप जो कवर्ड रहेंगे। लेकिन वो सुरक्षा कवच है उनका, लेकिन उस सुरक्षा कवच के अंदर भी भारत का पूरा संविधान जो है इन सारे राज्यों पर लागू है। तो यहां क्या ब्लंट कर दिया उन्होंने, ये वाली बात कि जनाब 370 हमारा है तो 371 तो वहां क्यों नहीं हटाया, यहां क्यों हटा दिया। तो इनका जवाब क्या है, भारत सरकार ने कहा भैया जो तुम्हारे पास उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, उसके बाद आगे उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 स्टेट पर लगता था, बाकी जितने भी संविधान के प्रोविजंस थे उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार को लागू करना अगर होता था तो वो राष्ट्रपति करते थे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि महाराजा के एक्सेशन को लेकर बात की है, उसके बाद प्रधानमंत्री जब शेख अब्दुल्ला थे उसकी बात की है, फिर जब संविधान बनाया जा रहा था उसकी बात की है। और इंटरेस्टिंगली इसमें एक और चीज कही गई है, यह भी कहा गया था कि जब भारत का संविधान जो है का निर्माण किया जा रहा था तो जम्मू कश्मीर के 5 लोग ये भी थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये भी थे, उसका जिक्र भी इसमें किया गया है। और वो बड़ा डेलिबरेटली जिक्र किया गया क्योंकि यू हैव टू मेक योर केस वेरी साउंड एंड वेरी लॉजिकल। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, अटूट अंग बना, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड बॉडी थी उन्होंने भी भारत के संविधान को माना था। उसके बाद फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स की बात की है कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर लाए गए, उनको रिप्लेस किया गया, लाए गए, उनको रिप्लेस किया गया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कही गई है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, इसमें उन्होंने ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले नागरिक जो हैं उनको लेकर यह कहा गया कि आर्टिकल 35A इंट्रोड्यूस किया गया, तो उससे जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट थे उनको कुछ खास अधिकार मिलते थे, लेकिन बाहर के लोगों को कोई अधिकार यहां पर नहीं थे। और यह भी कहा गया आगे कि जम्मू कश्मीर को जो खास दर्जा मिला हुआ था इसके कारण ये बाकी पूरे देश के साथ जुड़ता नहीं था। और उसके बाद एक और बड़ी मजेदार बात कही है कि जो चैप्टर 3 है भारत के संविधान का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पूरे भारत के जितने भी शहरी हैं उन तमाम को गारंटी किए गए हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों पर पूरे लागू नहीं थे। यानी फंडामेंटल राइट्स आर टू बी मेड एप्लीकेबल टू एवरी इंडियन सिटीजन, बट वो भी एप्लीकेबल नहीं थे, ये भी कहा है उन्होंने। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि एडिशनल प्रोविजन 3 ऐड किया गया था, जिसमें यह था कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करने से पहले जम्मू कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट की जरूरत होगी, कहा गया है। अच्छा, कंटेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं 7th शेड्यूल भारत के संविधान में, वो स्टेट लिस्ट में ऐड किए गए, ठीक है, ये कहा गया है। उसके बाद 35A को लेकर कहा गया कि भाई 35A किस तरीके से रोकता था। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं इसमें
कि जो ग्रोथ पोटेंशियल था वही जो बार बार केंद्र सरकार कहती थी यहां कुछ था ही नहीं और यहां अस्पताल नहीं थे, यहां पे क्या कहते हैं कुछ था ही नहीं मतलब जम्मू कश्मीर का, और फिर अलगाववाद की भावना थी, आतंकवाद था और ये सब चीजें थी। और एक और इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं कि 1990 में यहां आतंकवाद शुरू हुआ और 5 अगस्त 2019 तक 7,09,690 के करीब करीब यहां पर इंसिडेंट्स हो चुके थे। 14,035 के करीब करीब लोग 14,035 के करीब करीब उसमें सिविलियनों की मौत हो गई थी। और अभी तक हमने 5,291 फौज के जवान यहां शहीद हुए हैं और 22,535 आतंकवादी भी ऑफिशियली मारे गए हैं। यह भी फिगर उन्होंने दिया और यह फिगर देने के बाद उन्होंने यह कहा कि भाई हमने 2 एम्स बनाए, 2 IIM बनाए, 2 IIT बनाए। और फिर एक और मजेदार बात कही है कि भाई जम्मू कश्मीर में की जो हालत थी 2011-12 में पूरे भारत में लोगों के ऊपर 3,683 रुपए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों को सुनना भी चाहिए। पूरे भारत में एक भारतीय नागरिक के ऊपर केवल 3,681 रुपए खर्च किए जाते थे, जबकि इसी कालखंड में जम्मू कश्मीर में हर आदमी के ऊपर 14,255 रुपए खर्च होते थे। फिर आगे कहा गया 2017-18 में यह फिगर बढ़ गई और हुआ 8,227 रुपए फी आदमी और जम्मू कश्मीर में 27,358 रुपए मेरे और आपके ऊपर खर्च हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यह सुनने के बाद मेरा मन कर रहा है कैमरे से बाहर निकल जाऊं मैं। यानी मेरे ऊपर 28,000 रुपया खर्च हो रहा है, सरकार खर्च करे हर महीने, ठीक है। और मेरी हालत ये, सुरेंद्र सागर जी आए, गाड़ी का शीशा मेरा टूट जाता है अखनूर की सड़क के ऊपर, और सागर साहब के घर के बाहर पहुंच जाओ तो पता चलता है कि इनके, ये मुझे खुद बताते हैं, कहते हैं यार पानी हर चौथे दिन आता है मेरे घर में, पानी टाइम पर नहीं आता, बिजली की समस्या है। तो डोडा वाले इलाके में पानी कुछ ज्यादा ही आ रहा है सड़कों के ऊपर। और डोडा के इलाके में देखिए, डोडा वालों को आज पता चल रहा होगा, माथा पीट रहे होंगे कि भाई 28,000 रुपया हमारे ऊपर खर्च हो रहा था, हमें पता ही नहीं, हमें टाइफाइड हो रहा है, लोगों को टाइफाइड हो रहा है और ये कह रहा है 28,000 रुपया जो है हमारे ऊपर खर्च हो रहा था। पूरे देश में और पूरे देश में कहां, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, इन सभी जगहों पर जो है ये सारे पैसे खर्च हो रहे थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद 5 अगस्त 2019 से पहले हालात क्या थे, फिर उसका पूरा जिक्र किया गया है कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा था। और फिर उन्होंने एक चीज और पूछने, लेकिन इसमें बात करेंगे जो स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती ने, उमर अब्दुल्ला ने दिया, यही की जो एफिडेविट अब फाइल की गई है 5 अगस्त 2019 के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ जम्मू कश्मीर में, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नजर आती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपने भी बताया कि अपने एफिडेविट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक केस पेश करने की कोशिश कर रही है कि हमने जो किया क्यों किया, जो किया उसके बाद क्या कुछ हुआ, जो किया किस तरीके से किया, लेकिन द एसेंशियल क्वेश्चन रिमेन्स कि जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए इस पिटीशन की जब सुनवाई शुरू होगी, इस सवाल को आप कैसे देखते हैं कि जो दूसरी एफिडेविट फाइल की गई उसमें ये सारी चीजें तो मेंशन नहीं, उसमें तो यही है कि 5 अगस्त के बाद क्या कुछ हुआ, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसकी कोई बेयरिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो हम जज कर रहे हैं उसके ऊपर इस एफिडेविट की कोई बेयरिंग नहीं होगी। देखिए, जज साहिबान जो कुछ कहेंगे उस पर हम कोई टिप्पणी तो करना तो है ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। बट महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का जहां तक स्टेटमेंट का ताल्लुक है, देखिए दोनों पॉलिटिशियंस को या जम्मू कश्मीर के कुलियतन जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अगर आप उनका हाल देखेंगे, उनका हाल आज के टाइम में यह है कि वो सुनाना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, वो बताना चाहते हैं लेकिन कोई बुलाता नहीं इनको, वो किसी के पास जाके रोना चाहते हैं कि भाई हम जम्मू कश्मीर में एक समय में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रेडिबल लोग हुआ करते थे, आपने हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी, आपने हमें खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम we exist as political parties, but the kind of importance that Umar Abdullah would get in New Delhi अब नहीं है वो इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंस महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट को पहले दिल्ली में मिलती थी अब नहीं है। अब आप खुद देखें, दिल्ली में कोई रिएक्ट नहीं करता उमर अब्दुल्ला के किसी स्टेटमेंट के ऊपर, महबूबा के किसी स्टेटमेंट के ऊपर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के किसी स्टेटमेंट के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करता, नोबडी बॉदर्स। रिएक्ट कौन करता है? एलजी भी रिएक्ट नहीं करता, एलजी का दफ्तर, एलजी के दफ्तर में काम करने वाले लोग, और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के फर्स्ट रंग के लीडर नहीं, सेकंड रंग के लीडर नहीं, थर्ड रंग के लीडर रिएक्ट करते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट। इसका मतलब यह हो गया कि जो इंपॉर्टेंस और जो रेलेवेंस इन पॉलिटिकल पार्टीज की एक समय में थी, आज वो इंपॉर्टेंस और ये रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। एक दूसरा,
अब ये जो 370 का केस लाइमलाइट में आया हुआ है, जिस तरीके से ये पॉलिटिकल लीडर स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट गिविंग गुड स्टेटमेंट्स, इट इज अबाउट हैविंग अ गुड लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट। अब भैया तुम्हारे स्टेटमेंट से क्या होगा? आपकी तरफ से देश के कितने, देखो आप जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना केस पेश करते हैं या जज साहिबान के सामने खड़े होते हैं वकील साहब, तो आपका तर्क, आपकी बात और आपका कानून के ऊपर पकड़ और आप जो पेश कर रहे हैं जज साहिबान के सामने, वही केस बिल्ड करता है। समझ आ रही है आपको? तो केस बिल्ड करना है आपने, और आपने कन्विंस करना है जज साहिबान को कि जनाब जो हुआ वो असंवैधानिक हुआ। दूसरी तरफ भारत सरकार है, उन्होंने कन्विंस करना है कि जो हमने किया वो संवैधानिक था, वो कोई गलत नहीं था, उसमें वो सब चीजें, जैसे मैंने आपको कहा, तथ्य, उन्होंने सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं। अब ये जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई हैं, इनको गलत सुप्रीम कोर्ट के सामने साबित करना किसका काम है? इन पिटिशनर्स का, जो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय खड़े हैं। अब इस वक्त बयानबाजी से बात बनने वाली नहीं, बयानबाजी से बात बनने वाली नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर हम भी तगड़े बयान दे सकते हैं, बयानबाजी वाला काम नहीं है ये। जुलाई 27 तक डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। डॉक्यूमेंट पेश करिए, बेहतरीन वकील करिए, और आपके बेहतरीन वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलील देंगे, आपकी तरफ से बात रखेंगे दमदार तरीके से, तो आपका केस बिल्ड होगा और सुप्रीम कोर्ट की फैसला सुनाएगी। अब आप आगे कहेंगे कि जनाब मैंने बहुत खूबसूरत बयान दिया, कल मेरा ट्वीट बहुत अच्छा था, आपने ट्वीट किया, उसके नीचे कोई केंद्रीय मंत्री रीट्वीट नहीं कर रहा आपका ट्वीट। आप नीचे पढ़िएगा नीचे क्या चल रहा होता है। आप कोई ट्वीट करते हैं उसके नीचे देखिए, या तो आपके पार्टी के अपने कार्यकर्ता उसको रीट्वीट मारते रहते हैं, ठीक है, या कोई पत्रकार 2-4-5 रीट्वीट मारेंगे, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी आपके स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्ट करे, वो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वट एवर स्टेटमेंट यू आर गिविंग, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज रिस्पॉन्स टू द एफिडेविट्स दैट हैव बीन फाइल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंडली, आपने दूसरी के ऊपर कहा जी वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बता दिया जी कि वो उनका राजनीतिक भाषण है। दे हैव, दैट इज देयर साइड ऑफ द स्टोरी ना, वो अपनी स्टोरी नैरेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं ना पत्थरबाजी नहीं हो रही, वो बता रहे हैं आतंकवाद, जो चीजें रियलिस्टिकली दे कैन प्रूव विद स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं, कोर्ट आपसे पूछती है अच्छा ये बताइए वो तो आपने सब किया, तो उसका क्या फायदा हुआ, वो बताएंगे। प्रूफ क्या, नहीं फायदा क्या हुआ, टूरिस्ट इतना आ गया, यात्रा इतनी बढ़िया हो गई, माता वैष्णो देवी में दर्शन करने के लिए इतने लोग आ गए, गुलमर्ग में इतने लोग आ गए, वो आपका जो फूलों का गार्डन है बड़ा मशहूर कश्मीर में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, टूलिप गार्डन में इतने लोग आ गए। तो ये सारी चीजें क्या, ये प्रमाण किस चीज का है कि भाई हालात तो बहुत बढ़िया हो गए। और पांच, और आई मस्ट टेल दीज पॉलिटिकल लीडर्स ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई एम टेलिंग देम ऑन अ वेरी सीरियस नोट, डू नॉट बी अंडर एनी इल्यूजन that whatever government of India is putting before the Supreme Court will not accept it, Supreme Court will not be moved by it. I don't know how judges will be. मुझे जज साहिबान के बारे में नहीं पता कि वो किस बात का कैसे संज्ञान लेंगे, लेकिन देखिए जब कोई भी आपसे प्रमाण पूछता है, ये बताइए भाई क्या हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, वो कहेंगे जनाब अलगा, वो सेपरेटिस्टों का कोई बोर्ड ही कश्मीर में नहीं, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर नजर ही नहीं आ रहा कहीं पर है, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ही गायब हो गई। वो कल कहीं होटल में 10 आदमी मिले, होटल में कहीं बेचारे 10 आदमी मिले, अपनी मीटिंग पढ़ाई थी उन्होंने, उसमें अब्दुल गनी भट्ट साहब के बेटे भी थे, तो बड़ा अच्छा बड़ी खूबसूरती के साथ बैठे थे और अभी माहौल बनाने का प्रोग्राम बना रहे थे कि एक नई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाएंगे, ये वो फलान ढमकान चल रहा होगा कोई कार्यक्रम भंग हो गया, पुलिस पहुंच गई ना भैया चलो, और आज पीएसए लग गया, 10 के 10 लोगों के ऊपर हो गए अंदर सारे के सारे। तो किसी सेपरेटिस्ट लीडर का कोई एड्रेस ही नहीं है कश्मीर में आज कोई, और वाकई रियलिटी है, नोबडी इज इशूइंग एनी, और बंद कॉल छोड़िए, आप आज कश्मीर में माइक लेकर घूमते हैं और बंदा ढूंढते हैं कि भाई साहब जरा ये बताइए कि, अच्छा चलिए इतना क्रिटिसाइज कर दीजिए कि झील डल के आड़े द्वाड़े गंदगी है, वो कोई बोलने वाला मिलता ही नहीं है ना, मैं नहीं गंदगी के बारे में नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं यू हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग, सेपरेटिज्म आपको नजर नहीं आ रहा, टेररिस्ट कश्मीर में ऑपरेट करना लगभग कम होगा, लगभग ना के बराबर है टेररिज्म। हां, अब आप अपनी प्रेजेंस कैसे शो करते हैं, माइनॉरिटी किलिंग करके, आप पंडित किलिंग करके, कोई और किलिंग करके, यू आर जस्ट शोइंग कि हम हैं, लेकिन भारत सरकार कहती है आप हैं, हम नहीं मानने वाले। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण, कश्मीरी पंडितों को आपने टारगेट किया, आपने सोचा कि
अब ये भाग जाएंगे और केंद्र सरकार कहेगी भाई 4 आदमियों को ले आओ, बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कोई बातचीत नहीं करेंगे, जो इधर आए वही जाएंगे। उन्हें भेज दिया उनको वापस। मतलब एक सरकार का फैसला हो गया है कि भाई नो कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट थिंक वी विल कॉम्प्रोमाइज विद यू, डू नॉट थिंक विल टॉक टू यू, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। टॉकिंग बैक ऑन दिस 370 मैटर, क्या लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव, थोड़ा हटके डिस्कशन है, असेंबली के चुनाव क्या तब तक नहीं होंगे जब तक आर्टिकल 370 को लेकर कोई जजमेंट नहीं आती? क्योंकि एक पिटिशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो जम्मू कश्मीर में अर्ली इलेक्शंस को लेकर थी। उसकी जब लास्ट टाइम सुनवाई होने वाली थी तो यही कहा गया कि पहले 370 के ऊपर सुनवाई होगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लेकर सुना जाएगा। तो क्या लगता है कि असेंबली के चुनाव अभी ना एक्सपेक्ट किया जाए, जम्मू कश्मीर में होंगे नहीं? ये मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा है ना ही करवाएं असेंबली के चुनाव जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अदालतों से फैसले होते हैं और अदालतें फैसला करती हैं। यहां ये नहीं है कि अदालत फैसला करेगी और अदालत के कमोड में कोई घुसेगा। कमोड, मैं कमोड की बात कर रहा हूं, वॉशरूम में कोई घुसेगा। मतलब अभी बगल में हमारा देश है, हमारे ही देश का टुकड़ा उस तरफ है, हमने बड़े प्यार से उस टुकड़े को भेजा था कि भाई आप जाइए, आपने अपना कुछ करना है कर लीजिए। पैसे भी हमने दिए जिस वक्त हमने उसको बनाया, बनाते वक्त पैदा करते वक्त हमने कहा भैया ये पैसे ले लो, थोड़े से रख लो चंदी चुंदी, और इससे अपना काम चला लेना, ठीक है। आटा चावल भी उनको हम देते रहे, ठीक है। वो 47 से ही शुरू हो गए हमें परेशान करना। अब हालात उस देश में यहां पहुंच चुके हैं, कमोड से क्या कहते हैं, एक इलेक्टेड एमएलए को, एमपी को, वहां एमएनए कहते हैं, मेंबर नेशनल असेंबली को, कमोड से उसको उठा के ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को लाते घूसे मार के पुलिस गाड़ी के अंदर भर रहे हैं। और आज अभी सुना है कि उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए गए, भाई उठा के लाओ इसको गिरफ्तार करो। और हालत ये है, दैट्स व्हाई ये मैं इसलिए थोड़ा इसको एलैबोरेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे जवाब देना है इलेक्शंस के ऊपर। उसके बाद आज हालत वहां पर क्या हुई है, उन साहब की ये हालत हो चुकी है कि आज उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गए और इतना वहां पर आर्मी का कंट्रोल है कि इमरान खान की पार्टी के आदमियों को उठा उठा के ले गए और पता नहीं कहां कहां ले गए। 2, 3, 4 पत्रकार तो गायब ही हैं, उनका पता कोई मतलब एक पुलिस वाले से पूछते हैं भाई कहां है, वो कहता मुझे नहीं पता। आर्मी से पूछते हैं कहां है, वो कहता मुझे नहीं पता। आईएसआई से पूछते हैं, कहते जी मुझे नहीं पता। और फौज का डर इतना है कि हर इमरान खान की पार्टी का आदमी आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मैं दिल किससे इमरान खान के साथ हूं लेकिन पार्टी छोड़ रहा हूं, ठीक है जी। तो ये एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ। अब जहां तक जम्मू कश्मीर में चुनाव का ताल्लुक है, आई एम सेइंग बिकॉज इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 5 जज बेंच, ब्रिलियंट जजेस, all 5 of them are very brilliant, very bright. Point is, I don't know, मतलब जज साहिबान हैं, जब वो केस की सुनवाई करेंगे तो फैसला क्या लिखेंगे वो वही जानते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बड़े सारे सरप्राइज दिए और आज भी सरप्राइज दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर साहब थे, चेयरमैन साहब थे, उनका टेन्योर केंद्र सरकार ने बढ़ाया। उन्होंने कहा आज इलीगल है, आपने कहा था आप नया लगाने वाले हो तो चलो ये इलीगल है, बाहर निकालो इसको, और 31 जुलाई के बाद हमको नया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में आदमी चाहिए। तो दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट, वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो आई डोंट नो व्हाट विल जुडिशरी डू, बट अच्छा है, मान लीजिए जुडिशरी ने ये जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है इसको संवैधानिक कहा, इसको कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर कहा तो बात खत्म, फिर ठीक है आपके चुनाव हो गए, फिर कोई मसला ही नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर चुनाव हो गए होते और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती ये असंवैधानिक है, तो पहले तो आपको करनी पड़ती असेंबली भंग। असेंबली भंग करने के बाद आपकी डिलिमिटेशन रिवर्स। अब जब आपकी बाइफरकेशन रिवर्स, डिलिमिटेशन रिवर्स, अच्छा अगमुट कैडर गायब, इतना सब कुछ, डीडीसीज भंग। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम टेलिंग यू। पंडित पीवी नरसिम्हा राव से एक सवाल पूछा गया, उनसे ये कहा गया कि राव साहब ये बताइए, जब हमने परमाणु बम बनाया और हमने उसका विस्फोट किया, तो ये बताइए कि आपने अपने कालखंड में वो विस्फोट क्यों नहीं किया, और आपके टाइम में तो सब तैयार था, आपने क्यों नहीं किया, वाजपेयी नहीं किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, द रिवर ऑफ विजडम हैज बीन फ्लोइंग इन दिस कंट्री सिंस एजेस एंड इट विल कंटिन्यू टू फ्लो।
तो अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है ये कि विजडम जो है, और ये केवल एकमात्र देश ऐसा है जिस देश में विजडम की जब हम बात करते हैं, विजडम की जब हम बात करते हैं, इट डज नॉट लाई इन द कॉलेज डिग्रीज और इन द यूनिवर्सिटी डिग्रीज, विजडम लाइज समवेयर एल्स। तो वो विजडम जो है ना, उसी विजडम की बात मैंने की कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने भी ये किया कि भाई यहां तक तो हम ले आए हैं, इसके बाद हम एक काम करते हैं, इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। बट जितनी चेंजेस पल्लवी जी हो चुकी हैं, इनको रिवर्स करना, इन सारी चेंजेस को वापस करना, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और ये करनी पड़ती हैं, इट विल बी ए ह्यूमंगस एक्सरसाइज, ह्यूज एक्सरसाइज। क्योंकि आपको एक चीज का परिवर्तन नहीं करना है, आपको वो लद्दाख को दोबारा राज्य का ऑलरेडी जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बाइफरकेशन हुई थी, तो आई थिंक 2 साल तक तो ट्रांजिशन फेज ही वर्ड जो है वो सरकार भी यूज करती रही कि अभी वी आर इन द ट्रांजिशन फेज, वी आर इन द ट्रांजिशन फेज, बिकॉज वो बाइफरकेशन हो रही थी और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो रहे थे। तो इफ फैसला ऐसा आता है तो अगेन विल बी इन ट्रांजिशन फेज फॉर नेक्स्ट 3 years 4 years। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने तो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली देखी नहीं, आप लग रहा है देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो नहीं, अब हो सकता है देखने का मौका मिल जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ही कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है कि अभी लेट अस नॉट गेट इनटू पॉसिबिलिटीज आल्सो, लेट अस सिंपली से वन थिंग, सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू लिसन टू दिस केस फ्रॉम August 2nd। वंस द हियरिंग स्टार्ट्स, हियरिंग जब शुरू होगी, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं और इसमें आपको एक मजेदार चीज मैं आपको अंत में एक, जब जहां इन्होंने अपना ये एफिडेविट खत्म किया है, कुछ 64 पेज का, इस एफिडेविट के अंत में इन्होंने एक और मजेदार बात कही है। इन्होंने कहा है, इट इज इनकरेक्ट एंड मिसकंसीव टू सजेस्ट दैट एनी ऑफ द एप्लीकेबल रूल्स ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा वर वायलेटेड इन द कोर्स ऑफ द पैसेज ऑफ द एफोरमेंशन्ड रेजोल्यूशंस ऑन 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019। यानी यह बिल्कुल गलत है कि हमने लोकसभा या राज्यसभा के कानूनों का उल्लंघन किया जब हम 5 अगस्त और 6 अगस्त को रेजोल्यूशनों को पास कर रहे थे। यह आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं कि हर रेजोल्यूशन को टेकअप किया गया और उसको पास किया दोनों हाउसेज ने कानूनों के मुताबिक। अगर जरूरत पड़ी, हमने किस तरीके से तमाम कानूनों का ख्याल रखा है, पास रखा है, वो भी हम सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जब इस मामले की सुनवाई होगी हम रख देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्होंने हु हल्ला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कर रहे हैं, दैट इज ऑन द सेकंड एफिडेविट व्हिच हैज बीन फाइल्ड, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सही कहा कि भाई ठीक है, हमारे पास एफिडेविट एक आया है, ठीक है, हम उसको देखेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि हम इसी पे सब कुछ फैसला करेंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वी विल सिंपली लुक इनटू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इट। हम हर पार्ट पर नजर दौड़ाएंगे और हमको संवैधानिक दृष्टिकोण से इस बात का फैसला करना है कि जो हुआ वो संवैधानिक था या नहीं था। आखिर में यही कि जैसे जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती रहेगी या अन्य एफिडेविट्स अगर हम तक पहुंचते हैं, जो पिटिशनर की एफिडेविट्स है वो अगर हम तक पहुंचते हैं, तो उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही में जब सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2 के बाद से लगातार इस मामले में हियरिंग होगी, उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये जो आर्टिकल 370 की अमेंडमेंट को लेकर फैसला होना है कि क्या 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ वो संवैधानिक था या असंवैधानिक था, उसके ऊपर डिपेंड करता है जम्मू कश्मीर का फ्यूचर, कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगा। असेंबली के चुनाव होंगे नहीं होंगे, ये डिलिमिटेशन जो है वो लेजिटिमेट कंसिडर की जाएगी नहीं की जाएगी, और जो डीडीसी का इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में हुआ है या लद्दाख सेपरेट हुआ है, ये सारे जो चेंजेस जम्मू कश्मीर में आए हैं, ये आगे इसी तरीके से रहेंगे या सारे रिवर्स कर दिए जाएंगे।